हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ, थोड़ा सा परेशान हूँ, इसलिए आज आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मे बी ये वीडियो थोड़ा सा छोटा हो सकता है। डिपेंड करेगा कि मैं आपको कितनी बात बता रही हूँ, क्योंकि परेशान तो मैं इतने वक्त से हूँ कि अगर बताने को बैठ जाऊँ तो 4 वीडियो 20-20 मिनट के ऐसे बन जाएंगे। बट मैं सारी चीज़ें आपको इन डिटेल नहीं बताने वाली हूँ, कुछ चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इस वजह से मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मैं इतने लॉन्ग वीडियो नहीं डालती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ टाइम से इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरा वाईटी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है, जबकि इस टाइम पे सोर्स ऑफ इनकम के नाम पर मेरा यूट्यूब ही है जो है, और मेरा अदर जगह से कोई भी बिजनेस नहीं हो पा रहा है, कोई भी पेमेंट नहीं आ पा रही है। लेकिन मैं यूट्यूब पे भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप लोग कह रहे हो दी आप कुछ टाइम से यूट्यूब से बहुत ज़्यादा कट गए हो, क्या हो गया है? जैसे कि आपको पता है लास्ट 3 मंथ से तो मैं इतनी ज़्यादा कट गई हूँ कि कई बार वीक भी हो जाता है मेरा वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ मैं। लेकिन मुझे यूट्यूब से दूरी बनाए हुए कुछ 1.5 साल हो गए हैं। रीज़न मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट रीज़न तो जो था मेरा यूट्यूब से दूरी बनाने का, वो था मेरी प्रेगनेंसी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे पता था कि प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं। मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह नहीं होती है कि जो नॉर्मल डेज़ होते हैं वैसे नहीं निकलते हैं। मेरी प्रेगनेंसी में काफ़ी दिक्कतें होती हैं लास्ट के 3 मंथ्स और स्टार्टिंग के 3 मंथ्स। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स वो होती ही होती है, और लास्ट के 3 मंथ डिपेंड करता है कि क्या है ना। तो मुझे जो स्टार्टिंग के 3 मंथ थे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए मैंने जब सेकंड मंथ का लास्ट वीक चल रहा था उस टाइम पे मैंने अनाउंस कर दिया था कि यस आई एम प्रेग्नेंट। रीज़न ये था, मुझे अनाउंस भी नहीं करना था कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, बट रीज़न ये था कि इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि मैंने यूट्यूब से इतनी दूरी बना रखी थी। मैंने 1-1 2-2 दिन वीडियो अपलोड नहीं करा था। लोगों के कमेंट पे कमेंट आ रहे थे कि आप सीरियस नहीं हो अपने यूट्यूब को लेके, दी हम आपसे बहुत कनेक्टेड हैं, आप क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो? तब मुझे लगा कि ये राइट टाइम है बताने का। लोगों को रीज़न होना चाहिए ना। आप यूट्यूब से अगर दूरी बना रहे हो तो रीज़न होने चाहिए कि आप क्यों दूरी बना रहे हो। तब मैंने बताया कि यस आई एम प्रेग्नेंट। तब लोगों ने समझा कि ठीक है प्रेग्नेंट है, और मे बी इनको हेल्थ इशूज़ हैं, इस वजह से ये डेली वीडियो अपलोड नहीं करती हैं। तो पहली दूरी बना ली थी मैंने तब। उसके बाद जब मैंने उसके बाद डेली वीडियो अपलोड करना टोटली बंद कर दिया था। मेरा 1 दिन के बाद 1 दिन वीडियो आता था, कई बार 2 दिन बाद 1 वीडियो आता था। ऐसे करते करते लॉकडाउन लग गया। मतलब मैं तो मेंटली लॉकडाउन में हिल चुकी थी। रीज़न ये था, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने बिजनेस एक डाला हुआ था जिसमें हम लोगों ने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दिया था। मेरी जो सेविंग की गई अर्निंग थी, उनकी जो सेविंग की गई अर्निंग थी, थोड़ा बहुत हमने यहाँ वहाँ से किया था, वो सब कुछ मिला के हमने एक बिजनेस में लगा दिया था, और वो लॉकडाउन की वजह से टोटल बंद हो गया था, प्रॉपर्टी डीलिंग का। तो वो भी बंद हो गया। उसके बाद वो जो मेंटल ट्रोमा मैं झेल रही थी, मैं हस्बैंड को भी नहीं बताती, बट सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें हर्ट कर रही थी कि क्या करूं। मैंने इन्वेस्ट भी कर दिया है, मैंने मेरी सेविंग भी निकाल दी है, लॉकडाउन का कोई पता नहीं है कि अब क्या होगा। मैं यूट्यूब पे भी रेगुलर नहीं हूँ। यूट्यूब की अर्निंग भी उस टाइम पे इतनी कम हो चुकी थी कि लाइक 80% तो घटी गई थी, 20% आ रही थी। मैंने उस टाइम पे मेरी यूट्यूब अर्निंग शेयर की थी। मेरा 2 महीने का तो अर्निंग ही नहीं आया था, मेरा इतना कम अर्निंग बना था, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। मेरे 30 दिन में 10 व्लॉग जा रहे थे, 20 दिन व्लॉग ही नहीं होते थे। तो 10 व्लॉग का मुझे कितना बनता था? एक दिन का $2 $3 इतना बनता था। तब जाके वो चीज़ फेस की। उसमें भी मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिल चुकी थी, जिसकी वजह से फिर और दूरी बन गई मेरी वाईटी से। उसके बाद मेरी डिलीवरी के टाइम पे, जब बिल्कुल डिलीवरी हुई हुई थी, तो मेरे पास वक्त होता था, मैं आराम कर रही होती थी, लेटी रही होती थी, तो मैं क्या वीडियो अपलोड करती रहती थी, मैं वीडियो बनाती रहती थी। जो भी हमारे यहाँ पे कार्यक्रम हुए मंच के होने के बाद, तो मैंने वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किए, और मैं बनाती रहती थी वीडियो। कुछ 8 दिन की बात थी जो मैंने वीडियो कंटिन्यू किया। उसके बाद मेरी ननंद और मेरी सास दोनों जन चली गई थी छतरपुर में, क्योंकि मम्मी की जॉब वॉब का छूट रहा था तो उनको जाना था। फिर सारी चीज़ें किसके ऊपर आ गई? मेरे ऊपर। फिर भार आ गया किस चीज़ का? पूरा टोटल बच्चे का भी, घर के काम का भी, सारी चीज़ें। तब भी मैंने कैसे भी मैनेज किया। कई बारी आप लोगों से भी झूठ बोला कि मैं खुद काम नहीं कर रही हूँ, बट बहुत सारे काम आप खुद भी कर रहे होते थे, पापा भी लगे रहते थे, बाबू भी लगे रहते थे। तो उसमें मैं मतलब
एक तरीके से बिजी हो गई थी कि बच्चा भी संभालना है, छोटे मोटे जो काम होते थे वो भी मैं ही कर रही होती थी। तो मैंने यूट्यूब को उस टाइम पे भी ऐसे ब्रेक दे दिया था, 4-4 दिन मेरा एक भी वीडियो नहीं जाता था, 4 दिन बाद एक वीडियो जाता था। फिर एक दूरी बन के आई, फिर आई मैं इंदौर। मैंने सोचा चलो अब फाइनली मैं मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहूँगी, मेरे डेली ब्लॉग अपलोड करूँगी। मैं आई 10 या 11 तारीख को थी। 20 अक्टूबर को मेरे पापा की डेथ हो गई, जो चीज़ मुझे पता लगी, और मैं फुल ऑन टूट गई थी। क्योंकि बहुत नॉर्मल होता है ये कहना कि आपने उन्हें धोखा दिया या क्या, लेकिन सिचुएशन आप नहीं जानते हो कि उस टाइम पे क्या क्रिएट सिचुएशन हुई थी, क्यों मैंने ऐसा किया था। कुछ भी नहीं जानते, मैं बताना भी नहीं चाहती, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहती। बट जब मुझे पापा का पता लगा, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ थम गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब चीज़ें कैसे नॉर्मल होंगी। और मैं मतलब मेरा एक रहता है कि आप जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, खुश रहो। मेरी पर डे की दुआ भी होती है ना ईश्वर से, तो यही होती है कि भगवान जो हुआ सो हुआ, ये होना था इसलिए हो गया ना। अब इसके बाद ना सबकी लाइफ खुश रहे, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, किसी को एक दर्द ना हो, एक तकलीफ ना हो। आज की डेट में जब आप लोग बोलते हो ना, आप ट्राई करो ना उनसे मिलने का, आप जाओ ना वहाँ पे। आप पापा की डेथ पे क्यों नहीं गए? मैं सच बताऊँ, मुझे जले पे नमक छिड़कना नहीं आता है, मैं नहीं जा सकती हूँ वहाँ पे। रीज़न यही है, मुझे पता है वो एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं, और अगर वो चीज़ें भूल रहे होंगे ना, मैं पहुँच जाऊँगी, उनकी सारे जख्म हरे हो जाएंगे, लोग उनको टॉर्चर करना चालू कर देंगे। इसी वजह से मैं वहाँ पे नहीं जाती हूँ, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे रोना नहीं है, मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं बता रही हूँ कि मैं कितनी इमोशनल हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए इन 1.5 सालों में। पापा की डेथ के बाद जब मुझे पता चला, पूरे 3 महीने मेरी ऐसी हालत थी ना 3 महीने तक, कि मुझे लगता था कि यार मैं जी लूँ वो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए जीना भी आसान नहीं था। मुझे लगता था कि यार मैंने तब भी वीडियो अपलोड करे क्योंकि मैं खुद को बिजी रखना चाहती थी। जब हम लोग काउंसलर के पास गए, क्योंकि मैं जो थी ना वो बहुत ज़्यादा हिल चुकी थी, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता था कि मेरा दिन कैसे हो रहा, मेरी रात कैसे हो रही। डॉक्टर्स के पास हमने ट्रीटमेंट कराया, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा। मैंने डॉक्टर के पास मेरा ट्रीटमेंट भी कराया। डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि भाई आप ऐसे तो रिलीफ आपको मिल नहीं रहा है, एक बार आप अच्छे से किसी काउंसलर के पास जाइए। जब हमने वहाँ बात की, उन्होंने भी यही बोला कि आप थोड़ा सा खुद को बिजी रखिए, चाहे कैसे भी, ताकि आप थोड़ा नॉर्मल रहें, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें सोच के खुद को बीमार कर रहे हो, और आप अपने बारे में मत सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। तो उस टाइम पे मैंने वीडियो अपलोड किए। उसके बाद जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मैंने वो भी बता दिया कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद भी मेरे 2-2 3-3 दिन बाद ब्लॉग आए। जैसे तैसे 3 महीने बाद मैं ठीक हुई। मंस के मुंडन के टाइम की बात है, जब मैं ठीक हो चुकी थी। जब मैं यहाँ से गई थी तो दवाइयाँ लेके गई थी, बट मुझे खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मुझे फीवर वगैरह भी नहीं आ रहा था, और मैं बिल्कुल टोटल ठीक हो गई थी। जैसे एक होता ना नॉर्मल व्यक्ति अचानक से ठीक हो जाता है, तो मुझे लगा चलो मैं ठीक हूँ, अब टेंशन फ्री हूँ। मंस के मुंडन के बाद यहाँ जब आई तो दमों से ही मेरे हस्बैंड को पेन होना स्टार्ट हुआ था, स्टोन का। जब हम यहाँ आए हमें पता लगा कि उनको 7 पत्थरी हैं, मतलब 7 स्टोन किसे कहते हैं। पता लगा, मैं पूरी तरह से हिल चुकी थी कि यार ये क्या हो गया। फिर उस चीज़ से भी मैं अकेले लड़ी हूँ। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग्स, उन 1 महीने में 5 या 6 ब्लॉग आए थे 1 महीने के अंदर। उसमें अगर आप लोगों ने देखा हो, मैंने अकेले सारी चीज़ें फेस की, बच्चों को भी, हस्बैंड की केयर भी,
और दवाइयाँ भी, सारी चीज़ें अकेले मैनेज कर रही थी। मैंने किसी को, कोई नहीं बोल सकता कि मैं खड़ी थी साथ में, कभी कोई खड़ा ही नहीं हुआ एक्चुअली में साथ में। मैंने वो टाइम भी निकाला, पूरा 1 मंथ के बाद हमें पता चला कि धीरे धीरे बाबू की पथरी जो थी वो निकल गई थी, घुल के निकल गई थी। और मैं मतलब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, उस टाइम पे थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप लोगों ने बहुत मोटिवेट किया था मुझे कि दी कोई बात नहीं, आपने इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें फेस की हैं तो आप ये चीज़ भी फेस कर लोगे। मैंने किया और मैं उस चीज़ में भी जीत गई। बाबू के स्टोन भी निकल गए और जहाँ की डॉक्टर ने बोल दिया था कि 25% चांसेस हैं दवाइयों से जाने की, हालांकि आपको 75% तो यही है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन कहते ना, जा खुराक साइयाँ मार सके ना कोई। प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आज भी हैं, बट मुझे पता है इनसे भी निकल लूँगी, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मैं निकल जाती हूँ। पर वो उस टाइम पे आप कितने परेशान हो जाते हो, मैं सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे तैसे वो टाइम निकला। उसके 8 दिन बाद पता चला कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। फिक्स 8 दिन बाद। अगर आप मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू देखोगे ना तो आपको पता चलेगा मैं 8-10 दिन बाद ससुराल चली गई थी। मैंने तब नहीं बताया था कि मेरे ससुर की तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी। हमें 8 दिन बाद पता चला था कि पापा को फीवर है। पापा को फीवर है और हमें लगा कि मुझे भी उस टाइम पे वायरल फीवर हो गया था। मुझे लगा कि शायद वही वाला फीवर पापा को है। जब हम वहाँ गए, पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। देख के ही मतलब ऐसा लगा कि क्या बोले, अभी तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। और मैं मेरे पापा को बहुत प्यार करती हूँ, मेरे ससुर को मैं बहुत चाहती हूँ। रीज़न बहुत सारे हैं जो यहाँ पे मैं नहीं बता सकती हूँ। बस इतना बताना चाहती हूँ कि जब मेरे पापा गए थे और जब मैं बहुत ज़्यादा टूटी थी इमोशनली, तब पापा ने मुझसे ये बोला था कि बेटा टेंशन मत लेना, मैं तो हूँ। अभी तक आपको बहू नहीं फील कराया, अभी तक आपको बहू की तरह नहीं रखा। अगर फिर भी कोई गलती हो गई हो ना तो उसको छोड़ना और आगे देखना कि मैं आपको कैसे रखता हूँ। और सच में वो मुझे बेटी की तरह मानते हैं। तो इस वजह से जब उन्होंने मुझे ये वर्ड बोले थे ना, कहते ना ये कुछ शब्द आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगते हैं कि यार ये कोई अपना ने, जब कुछ शब्द ना, जब आप बहुत ज़्यादा जख्मी होते हो, किसी चीज़ से टूटे हुए होते हो, तो कुछ शब्द आपको ना उन चीज़ों से उभरने की ताकत देते हैं। तो पापा के वो शब्द थे कि बेटा मैं तो हूँ, आप मानो तो मैं आपका बाप ही हूँ ना एक तरीके से। मेरे लिए वो मेरे पिता है और मैं उनको एकदम पिता की तरह ही ट्रीट करती हूँ। मैंने आज तक उनको ससुर की तरह ट्रीट नहीं किया है। कहने को वो मेरे ससुर हैं, बट वो मेरे पिता ही हैं। तो जब मैं वहाँ गई, उनकी कंडीशन देखी, मैंने इनको डायरेक्टली बोला, मैंने कहा बाबू, पापा को ना एकदम बच्चे की तरह अभी इस टाइम पे हमें रखना है। उनको छोटी छोटी खुशियाँ देनी है, उनकी केयर करनी है, क्योंकि पापा की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और पापा ने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों से छुपा के रखी थी। 15 दिन तक तो उन्हें बताया ही नहीं था हम लोगों को कि उनको फीवर जैसी कोई चीज़ है, क्योंकि एक माता पिता ही तो होते हैं जो अपने बच्चों को परेशान या टेंशन में नहीं देखना चाहते हैं। तो उनको लगा कि नॉर्मल फीवर है, चला जाएगा, जबकि उनको दिक्कत तो दूसरी थी। उनको हार्निया की दिक्कत थी ना, उसकी वजह से उनको पेन हो रहा था। तो उस वजह से वो इतने बीमार हुए। जब हम लोग वहाँ रुके, हमने जितना हमारी तरफ से हमसे बन सकता था, मैं बोलूँ तो हमने किया। उसके बाद अब जब हमारा बिजनेस एकदम लो हो रहा था, क्योंकि आपको तो पता है हस्बैंड का बिजनेस का क्या है, मैंने पूरी चीज़ें आप लोगों के सामने एक बार और रखी थी। अभी भी सेम लाइन है कि देखो लॉकडाउन चल रहा है, कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता, बिजनेस चल ही नहीं रहा है। तो फिर पापा ने खुद बोला कि बेटा आप लोग अब जाओ, है ना, मैं मेरा ख्याल रख लूँगा। और वहाँ पे मम्मी और सानू दीदी फ़िलहाल में है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है वहाँ पे। तो बोले, कहने लगे आप लोग चले जाओ, मम्मी और सानू आ जाएंगी हमारे पास, आप लोग अपना थोड़ा सा काम देख लो। तो हम यहाँ आए, हमें लगा चलो कोई बात नहीं, इतना किया, सब कुछ हो गया लाइफ में, अब जाके हम एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, नॉर्मल वीडियोस मेरी जाएंगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे लगा कि चलो अब नॉर्मल लाइफ जिएंगे, नॉर्मल वीडियोस जाएंगी, सारी टेंशन्स फ्री हैं। यहाँ आए 2 दिन मेरे ये घर क्लीन किया, 2 दिन मुझे लगे ये पूरा घर क्लीन करने में। 2 दिन बाद मंस को फीवर आया। बंस को फीवर आया, उसको इतना तेज फीवर आया कि हम शाम को डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, दवाइयाँ दी। दवाइयाँ खिलाने के बावजूद भी मंस को हर 3 घंटे के बाद फीवर आ रहा था। फीवर आ रहा था। बहुत परेशान हुए। उसके बाद हम सेकंड डे गए,
हमने कहा सर इसको हमें दिन भर में कम से कम 4 बार उसको दवाई देनी पड़ रही है, तब जाके वो ठीक हो रहा है। उसके बावजूद भी उसको इतना ज़्यादा फीवर आ जाता है। तब उन्होंने हमें बोला कि एक काम करते हैं, आप इसके टेस्ट करवा दीजिए, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। ब्लड टेस्ट करवाया, यूरिन टेस्ट करवाया, और ब्लड से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं वो बाबू ने अपनी तरफ से करवा दिए कि भाई बच्चे का आप ब्लड निकाल रहे हो तो जितने भी ब्लड से रिलेट होते हैं सारे कर दो, क्योंकि दोबारा मेरी इतनी हिम्मत नहीं है दोबारा मैं मेरे बच्चे का खून निकलते देखूं। सच बताऊं ना, एज अ पेरेंट्स मैं इतना बोल सकती हूँ कि एक बूंद खून भी अगर बच्चे का निकलता है तो आपको दुख होता है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है, वो कैसे उतना ब्लड भी जुड़ता होगा वो हमें भी नहीं पता ना। तो इस वजह से सोचते थे कि इतना ब्लड निकाल रहे हैं, आप एक बार में सारी जांचें कर दो, जिसमें मलेरिया की जांच हुई थी, जिसमें टाइफाइड की जांच हुई थी, जिसमें टाइफाइड 30% टाइफाइड भी आया था। जब हम डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसको हल्का सा यूरिन में इन्फेक्शन है, टाइफाइड नहीं माना जाएगा, टाइफाइड नहीं है इसको, बच्चों को टाइफाइड नहीं मानते हैं। हम घर आए, अब जैसे कि आपको पता है कि टाइफाइड है तो उसका टाइफाइड का ट्रीटमेंट चलना बहुत ज़रूरी था, लेकिन टाइफाइड उन्होंने माना ही नहीं था। तो जब हम घर आए उसको दवाइयाँ दी, फिर भी उसको रिलीफ नहीं मिल रहा था। और जो भी चीज़ें उन्होंने बोली थी यूरिन के लिए कि यूरिन में इन्फेक्शन है तो आपको ये चीज़ों का खासा ख्याल रखना है, तो वो तो हम कर ही रहे थे। उसके बाद जब आराम नहीं मिला तो हम फिर गए डॉक्टर के पास, हम बहुत परेशान थे। जब फिर गए तो उन्होंने बोला कि नहीं आप 3 दिन कंटिन्यू दवाइयाँ दीजिए और उसको जितने बार फीवर आता है उतनी बार दवाइयाँ दीजिए, 3 दिन बाद उसको रिलीफ मिलेगा। तो 2 दिन हमने दिल पे पत्थर रखी, उसको दवाइयाँ दी कि भाई ठीक है, उसको बुखार आ रहा था फिर भी हम उसे दवाइयाँ दिए जा रहे थे। एंड वो इतना पेन में था कि उसको, मतलब आपको बता दूँ, उसको दूध भी पीना अच्छा नहीं लग रहा था और खाना तो छोड़ दो। फिर हमें एक आंटी है, उन्होंने बोला कि मीखा एक काम करो, यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने से फ़ायदा नहीं है जब वो डॉक्टर ये बोल रहे हैं, क्योंकि 2 दिन तो हो ही चुके हैं, अभी तक उसको रिलीफ नहीं है, आप दूसरी जगह जाओ। तो दूसरे डॉक्टर के पास गए, वो हैं डॉक्टर गोयल, जो कि बहुत अच्छे हैं। जो लोग इंदौर के होंगे वो जानते होंगे, यहाँ पे जो बर्तन बाज़ार है ना, वहाँ पे उन डॉक्टर का एड्रेस है जहाँ पे हम दिखवाने गए थे। हमारे यहाँ से वो पास में पड़ता है, और जहाँ वो दूसरी जगह बैठते हैं वहाँ वो बहुत दूर पड़ता है, ये थोड़ा पास में पड़ता, फिर भी ये कोई पास में नहीं पड़ता, 4 से 4.5 किलोमीटर दूर ये भी है। तो जब हम वहाँ गए तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे नहीं माना जाता है, टाइफाइड माना जाता है टाइफाइड, और आप इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है और ये इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में, आप इसे एडमिट कर दो। जैसे ही उन्होंने एडमिट का बोला, मेरे तो पैर के तले से ज़मीन खिसक गई कि इतना छोटा बच्चा एडमिट करूँ, विशिका को कैसे, मतलब सारी चीज़ें उतने ही टाइम घूमने लगी कि क्या करूँगी, कैसे करूँगी, मैनेज कैसे होगा। और उस टाइम पे एक बंदा ही अंदर अलाउ था जाना, हस्बैंड जा भी नहीं सकते थे, तो डिसीजन भी मेरा ही था कि मुझे क्या बोलना है उनको। तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर देखिए, मैं हस्बैंड वाइफ यहाँ पे अकेले रहते हैं, हमारे यहाँ पे अभी कोई फ़िलहाल में नहीं है, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं, एक बेटी है मेरी जो कि 4-4.5 साल की है, और ये बेटा है। चलो मान लिया इसको लेके मैं हॉस्पिटल में रुक जाऊँगी, लाना ले जाना मेरे हस्बैंड देख लेंगे, घर से कुछ भी सामान लाना ले जाना है तो, लेकिन वो बेटी भी मेरी परेशान हो जाएगी इन चीज़ों के बीच में। प्लीज़ आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिसकी वजह से मैं एडमिट भी ना करूँ, मेरा बच्चा भी ठीक हो जाए। तब वो बोलते कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, इसको बॉडी में पेन है और इसी वजह से ये इतना ज़्यादा रोता है, परेशान करता है, और इसको फीवर बहुत तेज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको टाइफाइड है, इसको गले में भी शायद दिक्कत हो रही है। तो होता है ना टाइफाइड में आपका गला दुखता है, तो शायद वो दूध गुटकने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, दूध को अंदर लेने में दिक्कत हो रही है उसको। तब हमने बोला कि ठीक है सर, आप कुछ ऐसा बताइए कि हमें यहाँ रुकना भी ना पड़े और चीज़ें भी हमारी मतलब अच्छे से इलाज भी हो जाए और हमें रुकना भी ना पड़े। तब उन्होंने हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बोला कि आप क्या दिन भर में 3 बार आ सकते हैं। मैंने तुरंत बोल दिया कि हाँ सर 3 बार क्या, मैं 4 बार आने के लिए तैयार हूँ, बट मैं एडमिट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और इसलिए एडमिट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी है, वो भी परेशान हो जाएगी, उसको आदत नहीं है ऐसे रहने की। तब उन्होंने बोला, और फैमिली का कोई और मेंबर होता तो भी शायद मैं सोच लेती। तब उन्होंने बोला ठीक है आप 3 बार आइए। तो हम 3 बार इंजेक्शन लगवाने अभी भी जा रहे हैं। 5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 दिन और अभी करना है कंटिन्यू, 7 दिन का है।
और 3 बार जाते हैं। 5 मिनट का काम होता है इंजेक्शन का, लेकिन हमें 2-2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आपको तो पता है इंदौर का ट्रैफिक एंड ऑल, और सारी चीज़ों में बहुत दिक्कत होती है। इतना छोटा बच्चा, डेली इंजेक्शन लग रहे हैं, उसको कितना दर्द होता होगा, उसको कितनी तकलीफ़ें होती होंगी उसको। फिर मेरा भी घर आना जाना हो रहा है। बॉटल्स 4 बॉटल दी हैं उन्होंने, जो प्रॉपर उबालनी है, उनको उबाल के रखना है, उसके बाद उसमें दूध देना है। सिर्फ गाय का, सिर्फ अमूल का जो येलो पॉलीथीन में आता है ना, येलो पैकेट में जो दूध आता है वो देना है, उसकी टेक केयर करना है। इसी वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ही एक स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी लाइफ भी इतनी ज़्यादा ऐसी चल रही है कि आप कैसे कर सकते हो। आप कितना टफ है, सोचो आप मेरे लिए कि 1.5 साल हो गए, मैंने पूरी जर्नी बता दी 1.5 साल की, कि हम कैसे कैसे एक एक स्टेप पे परेशान हुए। कब ए ए ए तो यही रीज़न है कि मैं वीडियो नहीं कर पा रही हूँ। मंस को आप देख रहे हो कितना ज़्यादा दुबला हो गया है पहले से, कितना हेल्दी बेबी था मेरा, और अभी इतनी ज़्यादा उसकी हालत डाउन हो गई है, क्योंकि बहुत दिक्कतें उसने भी ले ली, क्योंकि इतने दिन से उसको फीवर है। सोचो नहीं करते उसको एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया उसको फीवर में। और जिनके पास हमने पहले भी दिखाया था ना, वो भी बेस्ट डॉक्टर थे, बट पता नहीं क्यों वहाँ से आराम ही नहीं मिला इसको, क्योंकि उसके पहले भी हम मंस को एक बार वहाँ पे ट्रीटमेंट करा चुके हैं वहाँ, तब उसको आराम मिल गया था। देखो बाय कर रहा है। तो यही रीज़न है। 15 दिन भी मेरी लाइफ में इन 1.5 सालों में ऐसे नहीं निकले होंगे कि चलो अब सब कुछ नॉर्मल है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, और यही रीज़न है कि मैं कितना भी खुद को समझा लूँ ना कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, मेघा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही, देखो सिचुएशन से हर व्यक्ति लड़ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो आप उस चीज़ से लड़ लेते हो, मैं भी लड़ लेती हूँ, जीत भी जाती हूँ। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं, बट एक टाइम तो होता है ना, कभी तो एक रिलीफ तो मिले कि यार अब 15 दिन खुश रह लिए, तो अगर 15 दिन दुखी भी रहना पड़े तो आप रहने के लिए रेडी हो। मैं तो 15 दिन परेशान, ऐसा हुआ ही नहीं ना कि मैं 15 दिन भी खुश रह पाई होंगी, ये सोच के कि चलो अब कोई टेंशन नहीं है। कुछ ना कुछ टेंशन लाइफ में लगी ही रहती है। यही रीज़न है डेली वीडियो ना करने का, और आई रियली होप कि अब आप लोग समझेंगे कि क्या दिक्कत जा रही है, कहाँ पे मैं परेशान चल रही हूँ, और मैं क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बस यही रीज़न है, कुछ रीज़न। मैंने फुल तरीके से कभी भी वाईटी नहीं छोड़ा है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम फ़िलहाल मेरी यूट्यूब से ही है, पर मेरी भी मजबूरी होती है। देखिए ना, जहाँ से मुझे पैसा आता है उसके बावजूद भी मैं अगर वहाँ काम नहीं कर रही हूँ, तो मेरी कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी। अब ये पूरे दिन के लिए तैयार है। ये सुबह का टाइम है जब मैं वीडियो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 11 साढ़े 11 बजे तक डॉक्टर के पास जाना है। वहाँ से आते आते हमको 1 बज जाता है। आती हूँ, नहाती हूँ, खाना बनाती हूँ, उसके बाद फिर जाने की तैयारी लगने लग जाती है। फिर 3 साढ़े 3 बजे तक फिर निकलती हूँ, 5 बजे तक फिर आ पाती हूँ। फिर रात की तैयारी लगने लग जाती है कि रात का खाना, और खाना बना के फिर तैयार होती हूँ, फिर डॉक्टर के पास जाती हूँ। सोचो 3 बार, और बच्चों की उस बीच में इसकी दवाइयाँ भी हैं, जो कि 3 बार दवाइयाँ हैं, बहुत सारी वो भी देनी पड़ती हैं। तो बस ऐसा ही रूटीन है। बच्चों के लिए हंसना पड़ता है, खुश रहना पड़ता है, बट आपकी लाइफ में क्या है वो तो आप ही जानते हैं। चलो मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ अभी, है ना। मिशिका भी उठ के आ गई है, क्योंकि बच्चों को अब इनको ब्रश कराऊँ, इनको थोड़ा सा कुल्ली उल्ली करा के दवाई ववाई दूँ, उसके बाद तैयारी करूँ जाने की।